नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, पिछली वीडियो में अभी तक हमने रेशो के केवल 76 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं कि वे सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास में हम इस रेशो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 77 से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया गया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात करो। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हैं हमारे पास जो 2:3 की रेशियो में, जो 2:3 के रेशियो में। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है योगफल। क्वेश्चन में दिया गया है योगफल कि उन दोनों संख्याओं का योगफल 125 है। और आप जानते हो कि जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है वही सेम चीज हम रेशियो से निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको योगफल दिया गया तो रेशियो से भी आप योगफल ही निकालोगे। अगर क्वेश्चन में आपको डिफरेंस यानी कि अंतर दिया गया तो रेशियो में भी आप अंतर ही निकालोगे। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया गया है योगफल 125 है। तो आप ये बताइए, अगर दो संख्याओं का योगफल 125 है तो रेशियो से कितना योगफल है? भाई, पहली संख्या 2 यूनिट है और दूसरी संख्या कितनी है? 3 यूनिट। अगर पहली संख्या 2 यूनिट है और दूसरी संख्या 3 यूनिट है तो दोनों संख्याओं का यूनिट में योगफल कितना होगा? आप कहोगे कि 3 और 2 5, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 5 यूनिट। दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा दोस्तों? आप कहोगे 5 यूनिट। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? इस 5 यूनिट की वैल्यू ही 125 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 25 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 25 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर है तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 2 यूनिट 25 दूनी 50 और 3 यूनिट 25 दिए 75। तो आपका जो जवाब होगा वो 50 और 75 यानी कि पहला ऑप्शन होगा। 50 और 75 यानी कि पहला ऑप्शन होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 125 है। आप सीधे सीधे ऑप्शन से योगफल चेक कर सकते थे कि कौन सी वे दो संख्याएं हैं जिसमें योगफल 125 है। और मुझे 125 में यूनिट डिजिट क्या दिखता है दोस्तों? 5। मुझे 125 में जो यूनिट डिजिट दिखता है वो 5 दिखता है। तो यानी कि वे दो संख्याएं ऐसी रही होगी जिनका यूनिट डिजिट 5 बनेगा। आप ये बताओ, अगर यहाँ पे 50 में यूनिट डिजिट 0 है और यहाँ पे 5 है तो 0 + 5 यहाँ पे 5 बन गया। और यहाँ पे 6 और 4 10 यहाँ पे 0 बना, यानी कि बी ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 0 और 0 यहाँ पे भी 0 बनेगा। 8 और 2 10 यहाँ पे भी 0 बनेगा। तो डी ऑप्शन भी आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है, बी भी आंसर नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में भर भर के आए थे। यानी कि हर एक सेट में क्वेश्चन नंबर 77 पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत आसान से लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 78। 3 संख्याओं का योगफल 121 है। दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 और पहली का तीसरी से 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याएं हैं हमारे पास और उन तीनों संख्याओं का जो योग बनेगा वो 121 बनेगा। ठीक है। लेकिन यहां पे दूसरी का तीसरी से अनुपात दिया गया है 9:6। भाई, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से जो रेशियो दिया गया है वो 9:6 दिया गया है। क्या इस 9:6 को मैं लिख सकता हूं 3 3 9 और 3 दूनी 6? आप कहोगे सर बिल्कुल। भाई, 9:6 का मतलब 3:2 ही तो है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के साथ जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। 3:2।
फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया, और पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में पहली का तीसरी से भी अनुपात दिया गया है, पहली का तीसरी संख्या के साथ जो अनुपात दिया गया है वो 1:4, यानी कि पहली संख्या अगर 1 यूनिट है, अगर पहली संख्या 1 यूनिट है तो यहां पे तीसरी संख्या कितनी बताई गई, आप कहोगे 4। भाई पहली संख्या का तीसरी संख्या के साथ जो रेशियो है वो 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो को मर्ज करेंगे, इस रेशियो को क्या करेंगे, मर्ज। और मैंने आपको पिछली क्लास में रेशियो मर्ज करना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रेशियो को मर्ज करते हो तो केवल और केवल कॉमन रेशियो पर फोकस करो, केवल कॉमन रेशियो पर फोकस करो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपको कॉमन जो रेशियो दिखाई देगा वो 2 और 4 दिखाई देगा, 2 और 4, क्योंकि तीसरी संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 यूनिट, और तीसरी संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 यूनिट। ये बात तो सरासर गलत है ना, कि एक जगह तीसरी संख्या 2 यूनिट और एक जगह तीसरी संख्या 4 यूनिट। इसका मतलब इस तीसरी संख्या को हमें इक्वल बनाना है, और इक्वल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलसीएम। इक्वल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलसीएम। इसका मतलब 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे 4 होगा, 2 और 4 का एलसीएम। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, इसको 4 बनाना है, केवल इसको 2 को 4 बनाना है। अगर आप 2 को 4 बनाना चाहते हो तो पूरे रेशियो में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे रेशियो में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप ये जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो अपरिवर्तित रहता है, रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पूरे रेशियो में 3:2 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी रेशियो 3:2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैं रेशियो निकाल लेता हूं मर्ज करके। भाई जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, यानी कि यहां दूसरी संख्या कितनी है, 6 यूनिट, और तीसरी संख्या कितनी होगी, अब 4 यूनिट। तीसरी संख्या यहां भी 4 होगी और तीसरी संख्या यहां 4 थी, तो यानी कि दूसरी संख्या 6 यूनिट है और तीसरी संख्या 4 यूनिट है। भाई इस रेशियो में तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं की, इसका मतलब पहली संख्या 1 यूनिट। तो यहां से मुझे ये बात पता चली कि पहली का दूसरी और दूसरी का तीसरी से जो अनुपात आया वो 1:6:4 आया, 1:6:4 आया। और आपसे पूछना ये चाहता है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पूछना चाहता है आपसे एग्जामिनर। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, आप कहोगे 6 यूनिट, आप कहोगे दूसरी संख्या तो 6 यूनिट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर वो ऑप्शन रहेगा जो 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा, 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 6 का मल्टीपल होगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 6 से कंप्लीटली डिवाइड 64 तो होता नहीं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत है। अब देखते हैं, भाई 6 से कंप्लीटली डिवाइड 66 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 से कंप्लीटली डिवाइड 60 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 से कंप्लीटली डिवाइड 62 नहीं होगा, 62 6 से नहीं कटता। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, तो आंसर या तो बी है या फिर सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 121। तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 121। तो यहां से अनुपात में तीनों संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों, भाई 6 और 4 10 और 11। अनुपात में तीनों संख्याओं का योगफल 11 यूनिट है। कितना यूनिट है, 11 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं भाई 11 यूनिट नहीं है, वो तो 121 के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से 1 यूनिट की वैल्यू, भाई 121 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 11। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 11 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 11 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 के बराबर है तो आप ये बताओ 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे 66 के बराबर होगी। इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका 66 होगा। क्या होगा, 66। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने कॉमन रेशियो को बराबर कर लिया, क्योंकि कॉमन रेशियो एक जगह 2 था और एक जगह 4 था। ये बात तो सरासर गलत है कि एक आदमी कह रहा है कि तीसरी संख्या 2 यूनिट है और एक आदमी बोलता है कि 4 यूनिट है। ये बात तो गलत होगी ना। तो हमने क्या किया, तीसरी संख्या को इक्वल बना ली। कैसे? एलसीएम से। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना दोस्तों? 4। तो इस 2 को भी हमने 4 बना लिया पूरे रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई करते हुए। और आप जानते हो कि रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 79। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहता है, देखिए, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा, 1:3 होगा, या 1:1 या फिर 1:2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें संख्या तो दी नहीं गई, हम मान के चलते हैं कि वे दो संख्याएं ए और बी रही होगी। वे दो संख्याएं क्या रही होगी? ए और बी रही होगी। दो संख्याएं मैंने मान ली कि वे दो संख्याएं ए और बी रही होगी। क्वेश्चन में कहा गया हमें हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक है, देखिए, यदि दो संख्याओं के योग, तो पहले इन्होंने बोला कि दो संख्याओं के योग यानी कि a प्लस बी, वो केवल दो संख्याओं के योग की बात कर रहा है, तो a प्लस बी की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मेरी संख्या दो संख्या a और b है तो उनके योग की बात कर रहा है क्वेश्चन में, कि दो संख्याओं के योग का वर्ग, तो ये करता है इनके योग का वर्ग। अब इसने वर्ग की बात की, का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, उनके गुणनफल का 4 गुना हो, यानी कि संख्या ए और बी थी, इनका गुणनफल के 4 गुना हो, यानी कि 4 गुने के बराबर हो। ये बात इसने क्वेश्चन में बोल दी कि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, उनके गुणनफल का 4 गुना यानी कि उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर हो। तो बताइए इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? यानी कि वो आपसे a रेशियो b पूछना चाहता है कि a रेशियो b क्या होगा, ये आपसे पूछना चाहता है। ठीक है दोस्तों, केवल इतनी सी बात आपसे पूछना चाहता है। तो आप ये बताओ मुझे, क्या आप ये नहीं जानते भाई, क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? जानते हो कि नहीं? जानते होंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसका फॉर्मूला खोल देना है। देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 4ab जब इधर आ जाएगा तो माइनस के 4ab इक्वल टू 0। भाई बराबर के इधर आएगा 4ab तो माइनस का 4ab होगा। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस के 2ab बराबर 0। लेकिन हम ये जानते हैं ये तो एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला किसका है? ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर आया तो क्या a माइनस बी 0 के बराबर नहीं हो जाएगा? अगर a माइनस बी 0 के बराबर हो गया तो हम जानते हैं कि a बराबर b हो जाएगा। a बराबर किसके? b के बराबर। अगर a और b दोनों बराबर है तो हमेशा a और b में जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। a और b का जो रेशियो होगा अब वो 1:1 होगा, क्योंकि दोनों बात बराबर है, a और b दोनों बराबर है। अगर मैं a को भी 1 रखता हूं तो b भी 1 हो जाएगा, तो अगर मैं a को 2 रखता हूं तो b भी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब a और b में जो अनुपात बनेगा वो 1:1 बनेगा। क्या बनेगा? 1:1 बनेगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उतार लो आप इसको। देखिए दोस्तों, एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, हम इसको हीट एंड ट्रायल से कर लेते, वैल्यू पुटिंग से कर लेते, मात्र सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हमें कुछ नहीं करना था, जस्ट इतनी बात लिखते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो हमें
ऐसा करना था कि कौन सी वैल्यू पर ये बात दोनों बराबर हो जाए, कौन सी वैल्यू पर ये बात दोनों बराबर हो जाए। तो मैं सबसे पहले a बराबर b खुद रख लेता अपनी मर्जी से, सोचना पड़ता तेरा थोड़ा सा, ठीक है, कि a बराबर b बराबर अगर मैं 1 भी रख दूं तो 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 4 × 1 तो आप कहोगे 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 × 4 तो बराबर हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां से मैं सेटिस्फाई कर चुका हूं कि a बराबर b है। a बराबर क्या है b। अगर a बराबर b है तो रेशियो फिर क्या होगा, रेशियो 1:1 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको केवल प्रैक्टिस से पता लगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोलता है कि दो संख्याओं के योगफल। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ी सी तेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है कि दो संख्याओं के योगफल, मैं मान के चलता हूं कि एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इन दोनों के योगफल की बात कर रहे हैं कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात, यानी कि a - b। अनुपात कितना दिया दोस्तों, आप कहोगे सर 5:1 दिया, यानी कि 5/1। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। आप ये बताइए मुझे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या मुझे यहां से पता चल जाएगा कि a - b, यानी कि मैंने b को a में से घटाया, तो इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई, इसका मतलब a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है। यानी कि वो आपसे a/b पूछना चाहता है कि a/b का मान क्या होगा। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। देखिए जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो 5 की मल्टीप्लाई a - b, यानी कि 5a - 5b बराबर a + b। जब 5a में से a को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 4a बराबर, ये 5b उधर जाएगा तो b में ऐड हो जाएगा कितना, 6b। ठीक है दोस्तों, तो यहां से a/b कितना आ जाएगा, 6:4। भाई a/b का मतलब यहां पे कितना आ गया, 6:4। क्या मैं इस 6:4 को लिख सकता हूं कि 2 × 6 और 2 × 4। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब आपका जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। आपका जवाब कौन सा होगा, बी ऑप्शन। आपने कुछ नहीं किया, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट की और a/b का मान निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। जब भी आपको इस तरह की कोई चीज दिखे तो आप डायरेक्ट कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाओ। जब भी आपको इस तरह की कोई चीज दिखे कि ऊपर ऐड है और उसी का अंतर है नीचे, भाई दो संख्याओं का योगफल है ऊपर और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर है नीचे, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड रूल आप अप्लाई कर सकते हो। भाई हमें कुछ नहीं करना कि अगर a में हमने b ऐड किया तो a में से ही तो हमने b को माइनस किया, इसका मतलब हमें दिखता है कि यहाँ पे योगांतर अनुपात समानुपात नियम लगाओगे तो हम इधर लगाने के बाद a/b डायरेक्ट आ जाएगा। भाई इस बात को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a/b। समझेंगे क्या बात को। जब आप यहां पे कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाओगे तो a + b फिर प्लस a + b प्लस a - b अपॉन a + b माइनस a - b। यानी कि मैं जो एक्शन इधर करूंगा वही सेम एक्शन आप इधर कर दो। 5 + 1 और 5 - 1, इसको बोलते हैं
कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। यानी कि जो एक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हो वही सेम एक्शन आपको राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। यानी कि अंश में हर को ऐड कर दो और अंश में से हर को माइनस कर दो। ठीक इसी तरह अंश में हर को ऐड कर दो और अंश में से हर को माइनस कर दो। इसी को बोलते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि एक b पॉजिटिव है, ये b निगेटिव है, तो कट जाएगा। तो a प्लस a कितना हुआ दोस्तों 2a बराबर, यहां पे क्या देख रहे होंगे कि a पॉजिटिव है, a निगेटिव हो जाएगा और ये जब माइनस, इस माइनस के b को प्लस b बना देगा और b प्लस b यानी कि 2b बराबर 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4। भाई 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया। तो यहां से a रेशो b कितना है दोस्तों, a रेशो b बराबर 3:2, 3:2। लेकिन आपको इतना लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट। ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया कंपोनेंट और डिविडेंड। आपको ये काम नहीं करना एग्जाम में, आप डायरेक्ट ही इस बात को लिख सकते हो कि a प्लस बी बटा a माइनस बी है, तो इसका मतलब यहां पे कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाने के बाद a बटा b मिलेगा। आप ये बात जानते हो। जो एक्शन आप इधर करोगे वही सेम एक्शन आप राइट हैंड साइड में कर दो। यानी कि 5 और 1 6 और 5 में से 1 गया 4 और 6/4 को लिख सकता हूं मैं 3/2। बस इतना सा काम था, ये काम करना था आपको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो ये संख्याएं क्या है, तो ये संख्याएं क्या है। देखिए, मैं इस टाइप के क्वेश्चन के जितने भी तरीके होंगे मैं आपको सारे ही बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे यहां से कंसेप्ट को जनरेट करना है, कंसेप्ट बताना है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी कर पाओ। ठीक है, तो समझिए, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। मैंने मान लिया कि दो संख्याएं हैं जो 5:9 के अनुपात में है, 5:9 के अनुपात में। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें भी इधर भी 16 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 16 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर मैं मानता हूं कि मेरी संख्या 5x है और दूसरी संख्या 9x है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेशियो को हटाना चाहते हो तो आप एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि आपकी एग्जैक्ट संख्या निकल जाए। तो मैंने क्या किया, इस रेशियो को हटा दिया एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके, और उस वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मान लिया कि मेरी पहली जो संख्या है वो 5x है और दूसरी संख्या कितनी है, 9x है। जब मैं 5x में भी 16 जोड़ूंगा, 5x में भी क्या जोड़ूंगा, 16, तो 5x में भी आपने 16 ऐड कर दिया और 9x में भी आपने 16 ऐड कर दिया। तो रेशियो 16 ऐड करने के बाद जो रेशियो बना वो आपका कितना हो गया, 3/5, यानी कि 3:5 को ही 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं में जब आप 16 ऐड कर दोगे तो रेशियो आपका बन जाता है 3/5, यानी कि 3:5। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब अगर आप यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 9 तिये 27, यानी कि 27x प्लस 16 तिये 48 बराबर 5 पंजे 25x और 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना, 80। तो आप मुझे बताओ, जब 27x में से 25x इधर घटाओगे तो ऐसे ही तो लिखो 27x माइनस 25x बराबर, ये 80 इधर है ही, ये 80 इधर है ही, इस 48 को इधर ले जाओ तो माइनस के 48। क्या मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं, 16? भाई जब 16 पंजे 80 और 16 तिये 48, तो मैं यहां से 16 कॉमन ले सकता हूं। 16 पंजे 80 और 16 तिये 48 ले सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हो।
तो आप ये बताओ मुझे, ये 5 माइनस 3, क्या मैं इसको मैं इसके बटे में नहीं लिख सकता क्या? 5 माइनस 3 को मैं इसके बटे में लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। आप कहोगे कि बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये बात किसके बराबर होगी? ये बात 16 के बराबर होगी। यानी कि ये पूरी बात किसके बराबर आई? ये 16 के बराबर आई। आप यहां से 27x माइनस 25x को लिख सकते हो 2x, और 5 माइनस 3 में बटे में क्या होगा? 2, यानी कि 2x बटा 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? यहां से x की वैल्यू 16 आ गई। x की वैल्यू कितनी है? यहां से x की वैल्यू आपकी 16 आ चुकी। अब x की वैल्यू अगर आपकी 16 आ चुकी, तो आप इससे पूछना चाहता है कि वो संख्या क्या है। तो आप कहोगे कि 16 पंजे 80, x की वैल्यू 16 है, 16 निम्मा 144। तो आपका जवाब क्या है दोस्तों? 80 और 144, 80 और 144, 80 और 144। तो 80 और 144 आपका सही जवाब है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, हमको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, मुझे यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैंने आपको ये x मान के कराया। ठीक है दोस्तों, तो समझिए, आप ये बताओ, अगर हम x ना मानते, अगर हम x ना मानते, ये x ना मानते, तो फिर कैसे करते सवाल को? तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। आप ये बताइए मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। आप ये बताओ, ये जो 16 हमने ऐड किया, इधर भी हमने 16 ऐड किया, इधर भी हमने 16 ऐड किया, ये किसके बराबर आया? ये 27x माइनस 25x बटा 5 माइनस 3 के बराबर आया। यानी कि ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस 16 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि किसके बराबर आएगा। देखिए, जब बात जोड़ने की करता है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जब बात जोड़ने की करता है कि क्या जोड़ा जाए, तो हमेशा फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है उसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनल नंबर में जो छोटा रेशियो होता है, छोटा रेशियो क्या है? 3, तो 9 तिये 27, 9 तिये 27 और 5 पंजे 25, तो 27 माइनस के 25 बटे फाइनल रेशियो का डिफरेंस, बटे फाइनल रेशियो का डिफरेंस कितना है? 2। तो यहां से 27 माइनस 25, 2 बटा 2, यानी कि कितना है दोस्तों? 1 यूनिट। 2 बटा 2 यानी कि कितना है दोस्तों? 1 यूनिट। क्या मैं इस 1 यूनिट को 16 के बराबर नहीं लिख सकता? क्या मैं इस 1 यूनिट को 16 के बराबर नहीं लिख सकता? क्या आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि ये सेम ही तो चीजें लिखा होगा, 27 माइनस 25, 27 माइनस 25 बटे 5 माइनस 3 यानी कि 2। ठीक है, तो हम इस बात को डायरेक्ट लिख सकते थे कि 27 माइनस 25 बटा 2 यानी कि 1 यूनिट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इधर भी हमने 1 यूनिट जोड़ा, इधर भी हमने 1 यूनिट जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं, हमने 16 जोड़ा, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू तो 16 के बराबर है। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर है, तो आप मुझे बताइए इस 5 यूनिट की वैल्यू 16 पंजे 80 और इस 9 यूनिट की वैल्यू 16 निम्मा 144। तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना था, जस्ट इतना सा काम करना था, केवल इतना सा काम, इतना सा सॉल्यूशन है हमारा, केवल इतना सा सॉल्यूशन। हम इस बात को डायरेक्ट ही कर सकते थे क्रॉस प्रोडक्ट से कि 9 × 27 माइनस के 25 बटा 2 यानी कि 1 यूनिट बराबर 16 और 16 पंजे 80 और 16 निम्मा 144। उम्मीद करता हूं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताना चाहता हूं, एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूं, क्योंकि हमें एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन को देख के पता चला, हमें क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि कई बार एक कंसेप्ट से क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो दूसरा कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक जगह जाने के लिए 2 रास्ते कम से कम पता होने चाहिए कि एक रास्ते पर अगर जाम हो तो दूसरे रास्ते पर आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन 81 है, इसी क्वेश्चन 81 को हम दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए भाई, अगर मैं कहूं कि यहां पे 5:9 रेशियो दिया गया है और 3:5 ये फाइनल रेशियो है। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 संख्याएं हैं हमारे पास जिसका रेशियो 5:9 है और प्रत्येक संख्या में 16 ऐड करने के बाद फाइनल रेशियो 3:5 हो जाता है। तो बताइए वे संख्याएं क्या है?
तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आप ये चाहते हो कि ये डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस इक्वल हो जाए, ये वाला डिफरेंस इक्वल हो जाए, यानी कि 5 और 3 और 9 और 5 में डिफरेंस यानी कि अंतर समान हो जाए, तो आपको ये वाला डिफरेंस इक्वल करना है, यानी कि आपको ये वाला डिफरेंस इक्वल कर देना है। ठीक है, तो समझिए भाई, ये बताओ 5 और 9 में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 4 का डिफरेंस है। 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 2 का डिफरेंस है। क्या ये दोनों डिफरेंस बराबर है? आप कहोगे नहीं। तो 4 और 2 को बराबर करने के लिए 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 2 का एलसीएम होता है 4। तो इस 2 को भी 4 बनाना है, यानी कि पूरे रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की तो ये 5 क्या हो जाएगा? 10। ये क्या हो जाएगा? 10। और ये 2 3 6, ये कितना हो गया? 6, यानी कि 6:10। 6:10 में भी रेशो वही है 3:5 का। रेशो कभी चेंज नहीं होगा। आप ये बताइए, संख्या पहले कितनी थी दोस्तों? 5। अब संख्या कितनी होगी? 6। तो कितना नंबर ऐड किया? आप कहोगे 1 यूनिट ऐड किया। तो यहां पे बताइए, पहले संख्या कितनी थी? 9। अब कितनी होगी? 10। तो यहां पे भी कितना ऐड किया? आप कहोगे सर 1 यूनिट ऐड किया। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं, हमने 1 नहीं 16 को ऐड किया। तो क्या मैं ये बात नहीं कह सकता कि भाई इस 1 यूनिट की वैल्यू ही 16 के बराबर है? इस 1 यूनिट की वैल्यू ही 16 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 16 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 80 के। और 9 यूनिट किसके बराबर होगा? 144 के। और आपका जवाब यही है, 80 और 144। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, 2 3 4 क्वेश्चन और भी है जो प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके बेस्ट है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कब तुम कौन सा कंसेप्ट को यूज करोगे। ठीक है, कौन से कंसेप्ट से कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास जिसका रेशियो 4:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इधर भी 12 ऐड किया, इधर भी 12 ऐड किया, तो रेशियो कितना हो जाता है? आप कहोगे 11:21 हो जाता है। 11:21 हो जाता है। ठीक है, तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा? मूल संख्याओं का योग, मेरे भाई मुझे बताओ, मूल संख्या का रेशियो कितना है? 4:9, यानी कि इन दोनों का योग पूछ रहा है। और योग 9 और 4 13, 9 और 4 13, यानी कि आंसर जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से पूरा पूरा कट रहा होगा, 13 का मल्टीपल रहा होगा। 9 और 4 13, 13 का मल्टीपल 52 है, बिल्कुल है, ये हो सकता है आंसर। क्या 13 का मल्टीपल 64 है? आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 13 से पूरा पूरा नहीं कटता। क्या 128 13 से कटता है? आप कहोगे नहीं। तो अगर 128 भी 13 से नहीं कटता तो सी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। क्या 104 13 से कटता है? 13 8 104, 104 पूरा पूरा 13 से कटता है। तो इसका मतलब आंसर ये तो ए ऑप्शन है या फिर आंसर डी ऑप्शन है। अगर 104 की बजाय यहां मैं 105 लिख देता या फिर 110 लिख देता तो वो 13 से नहीं कटता, तो हमारा ए के जवाब होता ए ऑप्शन, यानी कि यही आंसर होगा। या फिर मैं इसको 50 लिख देता और यहाँ 104 होता तो आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमें सोल्व करना ही पड़ेगा कि आंसर आपका 52 है या फिर 104 है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यूज करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन में इधर भी 12 ऐड किया गया है, इधर भी 12 ऐड किया गया है। अगर बात जोड़ने की है तो फाइनल रेशियो में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। फाइनल रेशियो में छोटा नंबर क्या है? 11, यानी कि 11 9 99 और 21 चौका 84 माइनस के 84 बटे फाइनल रेशियो का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 10। फाइनल रेशियो का डिफरेंस कितना है? 10। तो 99 में से 84 घटाओ, कितना बचा दोस्तों? 15।
15/10, 15/10, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 8 गए 1, तो 5 3 15, 5 दूनी 10। तो मैं कह सकता हूं 3/2 यानी कि 3/2 यूनिट, 3/2 यूनिट किसके बराबर है? 3/2 यूनिट 12 के बराबर है। कि प्रत्येक संख्या में हमने 3/2 यानी कि 1.5 यूनिट ऐड किया। इधर भी हमने 1.5 यूनिट ऐड किया, इधर भी हमने 1.5 यूनिट ऐड किया। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं, हमने प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि की। तो 3/2 यूनिट यानी कि 1.5 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? भाई 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8। भाई 3 से काट दोगे 3 चौक 12 और 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8। क्वेश्चन में कहता है कि इन दोनों का योगफल बताइए कितना होगा, तो 9 और 4 13 यूनिट। आपसे पूछना चाहता है कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 13 8 104, तो इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 104 है। तो आपका जवाब भी कितना होगा दोस्तों? 104। आपका जवाब कितना होगा? 104। तो ए ऑप्शन आंसर नहीं है, डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे कंसेप्ट से अगर करें तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी समझिए आप, क्योंकि मैं तुम्हें सारे ही रास्ते बताना चाहता हूं। ठीक है, आपकी जो मर्जी हो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कहां से निकलता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 82 है। इसको दूसरे कंसेप्ट से करना है। दो संख्याओं का अनुपात 4:9। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा? आप ये बताइए, इधर भी 12 ऐड किया, इधर भी 12 ऐड किया, यानी कि यहां पे जो डिफरेंस है वो इक्वल है। यहां पे जो डिफरेंस है वो इक्वल है। कितने का? 12 का डिफरेंस। ठीक है, आप ये बताओ क्या 4 11 में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 7 का। 9 और 21 में डिफरेंस कितने का है? 12 का। क्या ये डिफरेंस बराबर है? नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला डिफरेंस आपको इक्वल करना है तो आप ये वाला डिफरेंस को इक्वल कर दो, इस वाले डिफरेंस को आप इक्वल कर दो, अंतर को आप इक्वल कर दो। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब समझिए, ये बताओ 4 और 9 में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे 4 और 9 में डिफरेंस 5 का है। 11 और 21 में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 10 है। क्या ये अंतर इक्वल है? क्या ये डिफरेंस इक्वल है? नहीं। अगर ये अंतर इक्वल करना चाहते हो तो इसको भी 10 बनाना होगा, और 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और आप ये जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है कि आप उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो ये कितना हो गया दोस्तों? 18। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो गया दोस्तों? 8। यानी कि 8 और 18 में रेशियो अभी भी 4:9 का ही है। रेशियो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो समझिए, पहले संख्या कितनी थी? आप कहोगे 8 थी। अब संख्या कितनी होगी? आप कहोगे 11 होगी। तो कितनी वृद्धि होगी दोस्तों? आप कहोगे सर 3 यूनिट की वृद्धि होगी। कितनी यूनिट की वृद्धि होगी? 3 यूनिट की वृद्धि होगी। यहां पर पहले संख्या कितनी थी? 18। अब कितनी होगी? 21। तो कितनी की वृद्धि हुई? आप कहोगे सर 3 यूनिट की वृद्धि होगी। यानी कि 8 में भी 3 की वृद्धि, 18 में भी 3 की वृद्धि। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं भाई, हमने 3 यूनिट की वृद्धि नहीं की, हमने तो 12 की। क्या 3 यूनिट 12 के बराबर नहीं होगा? क्या ये 3 यूनिट 12 के बराबर नहीं है? फिर आप कहोगे बिल्कुल 3 यूनिट 12 के बराबर है। तो 3 यूनिट अगर 12 के बराबर है तो आप मुझे ये बताइए 1 यूनिट किसके बराबर है? आप कहोगे सर 4 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर है, आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चन वाला योगफल। आपसे पूछना चाहता है योगफल कि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है। तो 8 और 18 कितना हुआ? 26। तो वो आपसे 26 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। 26 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। तो 26 यूनिट बराबर 1 यूनिट 4 के बराबर है। 26 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 26 चौका 104। 26 चौका 104। तो आपका जवाब क्या आया दोस्तों? 104।
वो आपकी मर्जी है कि आप इस वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो या फिर एक्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको तीनों ही तरीके बता दिए, ठीक है। लेकिन ये भी बेस्ट है मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट भी बेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको मेथड कौन सा यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन को जल्दी कराएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 83 इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। 2018 मेंस यानी कि सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। चाहो आप इस बात को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो समझिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, इधर से भी 13 घटाया और इधर से भी 13 घटाया, तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती है। नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? इसका मतलब सबसे पहले हमें मूल संख्याएं प्राप्त करनी होगी कि मूल संख्याएं क्या है। तो जब मूल संख्याएं तुम प्राप्त करोगे तो उसमें 15 ऐड कर दोगे, 15 ऐड करने के बाद रेशियो जो बनेगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो समझिए, आपको मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में ये बात कहता है कि क्या घटाया जाए तो फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हैं। घटाने में फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अगर हम इस बात को क्रॉस प्रोडक्ट से करें तो फाइनल रेशियो में बड़ा नंबर है 21, तो 21 दिए 63 माइनस 10 पंजे 50 और फाइनल रेशियो का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? फाइनल रेशियो का डिफरेंस आया 11। तो 63 में से जब 50 घटाओगे कितना आया दोस्तों? 13 यूनिट, 13/11 यूनिट, 13/11 यूनिट, यानी कि 13/11 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक में से हम 13 घटा रहे हैं, तो इसका मतलब 13/11 यूनिट की वैल्यू इस 13 के बराबर है। 13/11 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 13 के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 11 के बराबर होगी, क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा तो 1 यूनिट बराबर 11 के हो जाएगा, 1 यूनिट 11 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल संख्याओं में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि मूल संख्या क्या है। तो 3 यूनिट और 5 यूनिट मूल संख्या। 1 यूनिट अगर 11 के बराबर है, अगर 1 यूनिट 11 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 यूनिट होगा 11 × 33 के बराबर। 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 11 पंजे 55 के बराबर, 11 पंजे 55 के बराबर। भाई 1 यूनिट अगर 11 के बराबर है तो 3 यूनिट 11 × 33 के बराबर, 5 यूनिट 11 पंजे 55 के बराबर। अब क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक संख्या में, ये क्या है? आपकी मूल संख्या, मूल संख्या, ये है आपकी मूल संख्या 33 और 55। प्रत्येक संख्या में 15 ऐड कर दीजिए, प्रत्येक संख्या में 15 ऐड कर दीजिए। 5 और 3 8 और 3 और 1 4 48, 5 और 5 10, 5 और 1 6 70। तो अब आपसे पूछना चाहता है कि अनुपात क्या होगा? 15 ऐड करने के बाद रेशियो क्या होगा? तो 48 और 70 को जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो कहलाती है। तो 2 से काट दीजिए, 2 से काट दोगे तो 24 दूनी 48 और 35 दूनी 70। तो आपका जवाब कितना होगा दोस्तों? 24:35। ये ए ऑप्शन आपका जवाब है, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड था। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जब ऐड करने की बात करता है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए तो हमेशा फाइनल रेशियो में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हो,
ठीक है। और जब क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक पद में से मैं क्या घटाऊं, तो जब घटाने की बात करता है तो फाइनल रेशियो में बड़े नंबर से मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हैं। घटाने की बात की थी तो फाइनल रेशियो में बड़ा नंबर कौन सा है? 21। 21 × 63 माइनस 10 × 5 50। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरे कंसेप्ट से इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे वो भी देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे कंसेप्ट से सॉल्व करें तो कैसे होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती है, 10:21 के अनुपात में हो जाती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि मूल संख्याएं क्या है। ठीक है, आप ये जानते हो कि अगर आपको ये वाला डिफरेंस इक्वल करना है तो आप ये वाला डिफरेंस इक्वल कर दोगे, तो इस वाले डिफरेंस को इक्वल करना है सबसे पहले। ठीक है, तो समझिए, देखिए इधर से भी 13 घटाया, इधर से भी 13 घटाया, इसका मतलब डिफरेंस इक्वल होना चाहिए बीच में। यहाँ 3 में 7 का डिफरेंस है, यहाँ 5 21 में 16 का डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो इस डिफरेंस को, इस वाले डिफरेंस को इक्वल करने के लिए ये वाला डिफरेंस इक्वल करो सबसे पहले। तो 3 5 में डिफरेंस है 2 का, 10 और 21 में डिफरेंस कितना का है? आप कहोगे 11 का। तो यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 11 का डिफरेंस है। क्या ये दोनों डिफरेंस इक्वल है? नहीं। तो दोनों डिफरेंस को इक्वल करना है सबसे पहले। तो 2 और 11 का डिफरेंस, 2 और 11 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 11 का एलसीएम होता है 22। तो इसमें 11 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो 11 दूनी 22 बनेगा, और ये 2 × 11 तभी तो 22 बनेगा। यानी कि ऊपर भी 22 का डिफरेंस, नीचे भी 22 का डिफरेंस। और रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, जब मैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 पंजे ये 55 हो जाएगा और 11 तिये ये 33 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 दूनी 42, ये कितना हो जाएगा? 42। और जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 20। ठीक है, 10 दूनी 20। तो रेशियो 33 और 55 में अभी भी रेशियो 3:5 की है। 20 और 42 में रेशियो अभी भी 10:21 का ही है, क्योंकि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमने ये डिफरेंस इक्वल कर लिया। अब 33-55 में डिफरेंस 22 का, 20 और 42 में भी डिफरेंस 22 का ही है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बताओ, पहले संख्या कितनी थी? 33 थी, अब संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो कितना कम कर दिया आपने? कितना कम कर दिया? आप कहोगे सर 13 कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 13 कम कर दिया। पहले संख्या कितनी थी? 55, अब संख्या कितनी होगी? 42। कितना कम कर दिया? 13 यूनिट कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 13 यूनिट कम कर दिया। क्वेश्चन में कितना कहा गया? क्वेश्चन में भी तो 13 यूनिट 13 घटाया गया। कितना घटाया गया? 13 को ही घटाया गया। तो 13 यूनिट 13 के बराबर, 1 यूनिट 1 के बराबर। अगर 1 यूनिट 1 के बराबर है तो 33 यूनिट 33 के बराबर होगा, 55 यूनिट 55 के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां से मूल संख्या 33 और 55 है। मूल संख्या कितनी है? 33 और 55। अगर मूल संख्याएं 33 और 55 है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक संख्याओं में 15 ऐड कर दीजिए। 15 ऐड करने के बाद रेशियो क्या बनेगा? रेशियो क्या बनेगा? तो यहां 48 बना, यहां 70 बना। अब वो आपसे पूछना चाहता है कि रेशियो क्या बनेगा, तो काट दीजिए 2 से। 2 से काट दोगे 24 दूनी 48, 2 से काट दोगे 35 दूनी 70। तो आपका जवाब क्या होगा? 24:35। 24:35। उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चौबीस अनुपात 35। ठीक है दोस्तों, समझ में आए होंगे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर अनुपात 17:11 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए, दो संख्याएं जो थी उनमें रेशियो दिया हुआ है 29 और 20 का,
29 और 20 का, इसमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, आप कहोगे 9 यूनिट का। यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 9 से पूरा पूरा कटता होगा, जो 9 से पूरा पूरा कटता होगा, यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर होगा। 1000 तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। 9 6 और 0 ये भी आंसर नहीं हो सकता। 4 और 4 8 9 ये हो सकता है डी ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन, यानी कि आंसर बी या डी में से। अगर मान के चलो पेपर में यही क्वेश्चन आता और आपके पास समय है ही नहीं, मुश्किल से मुश्किल आपके पास समय 1 मिनट का है, तो 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कि अगर तुक्का भी लगाओगे तो बी या डी में से लगाओगे, यानी कि 50% चांस सही होने के, 50% चांस गलत होने के, ठीक है दोस्तों। तो समझिए, मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। 29:20, 29:20 दो संख्या है जिनका रेशियो 29:20 है के अनुपात में प्रत्येक में से 420 कम कर देने पर अनुपात 17:11 हो जाता है। इधर से भी 420 घटाया, इधर से भी 420 घटाया, तो अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 17:11, ठीक है दोस्तों, 17:11। तो संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, देखिए दोस्तों, जब बात घटाने की करता है तो हमेशा फाइनल रेशो में जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हो। तो फाइनल रेशो में बड़ा नंबर है 17, 17 दूनी 34, तो आप कहोगे 340 माइनस 11 गुणा 29 कितना होगा, 319, 11 गुणा 29 कितना होगा, 319 बटे फाइनल रेशियो का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 6 यूनिट। आप ये बताइए 340 में से 319 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 21, और 21 बटे 6 का मतलब क्या है, 3 दूनी 6 और 3 सतह 21, यानी कि 7/2 यूनिट। 7/2 यूनिट किसके बराबर है, 7/2 यूनिट 420 के बराबर है। यानी कि प्रत्येक में से हमने 420 घटाया तो 420 के बराबर 7/2 यूनिट। जब आप 7 से 420 को काट दोगे तो 7 × 42 60 पर घटेगा, और 60 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो यहां से 1 यूनिट किसके बराबर होगा, यहां से 1 यूनिट होगा 120 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 120 के बराबर। भाई 7/2 यूनिट 420 के बराबर है, तो 1 यूनिट 120 के बराबर होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतर क्या है, तो 29 और 20 में अंतर कितना है, 9 यूनिट। तो आपसे वो 9 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है, आपसे वो 9 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है। तो 1 यूनिट अगर 120 के बराबर है तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा, 9 में 120 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 निम्मा 108, तो 1080 आपका जवाब होगा। 1080 आपका जवाब होगा। यही इस सवाल का उत्तर है, 1080। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरा कंसेप्ट, कि इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे कंसेप्ट से करते तो कैसे करते, वो आपको अभी मैंने 3 सवाल पिछले कराए हैं इसी कंसेप्ट से, ठीक है। तो समझिए दोस्तों, वो भी क्वेश्चन में दिया गया है कि रेशियो है 29:20, और क्वेश्चन में कहा गया है कि जब 420 इधर से कम किया, 420 इधर से कम किया, तो अनुपात बनता है 17:11। तो यहां से भी 420 कम हुआ, यहां से भी 420 कम हुआ, इसका मतलब डिफरेंस यहां पे इक्वल होना चाहिए। क्या 29 और 17 और 20 और 11 में डिफरेंस इक्वल है, भाई 20-11 में डिफरेंस 9 का है, और यहां पे डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहां पे डिफरेंस है 12 का। तो यहां पे 9 का डिफरेंस है, यहां पे 12 का डिफरेंस है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हमको ये वाला डिफरेंस इक्वल करना होता है, ये वाला। तो यहां पे डिफरेंस कितना है दोस्तों, 9 यूनिट का। यहां पे डिफरेंस कितना है दोस्तों, 6 यूनिट का। क्या 9 और 6 बराबर है, आप कहोगे नहीं। तो 9 और 6 को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एलसीएम। तो 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 18। इसको भी 18 बना लीजिए, 36 18, इसको भी 18 बना लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40। 29 दूनी 58, ये कितना हो जाएगा, 58। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 थी 33, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 51। इसका मतलब 58 और 40 में अभी भी रेशियो कितना है दोस्तों, 29 और 20 का ही है।
51 और 33 में अभी भी रेशियो कितना है, 17 और 11 का। ये रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बताइए यहां पे पहले संख्या कितनी थी, 58 थी, अब संख्या कितनी होगी, 51 होगी। तो कितनी कमी आई संख्या में, आप कहोगे 7 यूनिट की कमी आ गई। पहले संख्या 40 थी, अब संख्या 33 होगी, कितने की कमी आई, 7 यूनिट की कमी आई। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं, प्रत्येक सम ने 420 कम किया। हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो 7 यूनिट कम किया। लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है कि नहीं भाई, हमने 420 कम किया। तो ये 7 यूनिट ही 720 के बराबर, 420 के बराबर है। ये 7 यूनिट ही 420 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 60 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 60 के बराबर है, आपसे पूछना चाहता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो 58 और 40 में डिफरेंस कितना है दोस्तों, आप कहोगे 18 यूनिट का डिफरेंस है। भाई 58 में से 40 घटाओ 18 यूनिट, तो वो आपसे 18 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है, 18 यूनिट की। ठीक है, 18 यूनिट की। तो 18 चिकता 108 और 1 0 ये, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1080। तो आपका जवाब कितना है दोस्तों, 1080। आप चाहो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करो, चाहो आप क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन को सोल्व करो, दोनों ही तरीके बेस्ट है। लेकिन क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कौन से कंसेप्ट से, कौन से तरीके से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो वही तरीका आपको छोड़ देना है, दूसरे रास्ते से आपको चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो बताइए स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। मैंने आपसे कहा कि एक बर्तन है हमारे पास जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि आप इस बर्तन में 30 लीटर पानी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, 30 लीटर पानी। अगर मैं आपको कहूं कि इस बर्तन में आप 30 लीटर पानी और डाल दीजिए, तो रेशो बदल जाता है। रेशो क्या हो जाता है, तो फिर रेशो हो जाता है 8:15। 8:15, तो फिर रेशो कितना हो जाता है, 8:15। तो बताइए प्रारंभ में या प्रारंभिक बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि अंतिम मिश्रण की मात्रा कितनी है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बाद में पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है दोस्तों, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो देखिए, आप ये बताओ कि अगर मेरे पास एक बर्तन है, अगर मेरे पास एक बर्तन है और इसमें दूध 30 लीटर है, मान के चलो इसमें दूध कितना है, 30 लीटर, और 15 लीटर इसमें क्या है दोस्तों, पानी। 15 लीटर क्या है इसमें, पानी। ये तो मैंने मान लिया कि पानी है, ये मान लिया मैंने दूध है। रफली छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, दूध कितना है, 30 लीटर है, पानी कितना है, 15 लीटर है। तो टोटल मिश्रण कितना हो दोस्तों, आप कहोगे टोटल मिश्रण अब 45 लीटर हो गया। टोटल मिश्रण कितना हो गया, 45 लीटर हो गया। कहोगे कि नहीं कहोगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बर्तन में आप 10 लीटर पानी और डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, 10 लीटर पानी डाल दीजिए। क्या डाल दिए, 10 लीटर पानी। तो अब आप मुझे बताओ कि इस बर्तन में टोटल पानी कितना हो गया। टोटल पानी होगा 25 लीटर। भाई टोटल पानी कितना हो गया, 25 लीटर हुआ कि नहीं। अब टोटल पानी 25 लीटर हुआ। और मैं अब आपसे पूछता हूं कि इस बर्तन में मिश्रण की क्वांटिटी कितनी हुई। मिश्रण की क्वांटिटी 55 लीटर। भाई मिश्रण कितना हो गया अब, 55 लीटर।
मैंने केवल आपसे छोटी सी एक बात कही कि मेरे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में अगर 30 लीटर दूध था और 15 लीटर पानी था, तो मिश्रण की जो क्वांटिटी होगी, मिश्रण जो होगा उस बर्तन में वो 45 लीटर होगा। फिर मैंने आपको कहा कि अगर मैं इसमें 10 लीटर पानी और डाल देता हूं तो पानी 15 और 10 25 लीटर हो जाएगा बर्तन में। तो मिश्रण कितना हो गया? अब पूरे बर्तन में मिश्रण 55 लीटर हुआ कि नहीं? मिश्रण कितना हुआ? 55 लीटर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस 55 लीटर में दूध की मात्रा क्या है? इस 55 लीटर में दूध की मात्रा क्या है? आप कहोगे सर दूध तो हमने छेड़ा ही नहीं, दूध तो हमने छेड़ा ही नहीं, हमने जो मिलावट करी वो तो केवल पानी की मिलावट करी। यानी कि इस बर्तन में शुरुआत में अगर 30 लीटर था ना दूध, तो बाद में इस 55 लीटर में भी 30 लीटर ही दूध रहेगा, क्योंकि वेरिएशन जो किया हमने केवल पानी पानी में वेरिएशन किया। जो हमने बढ़ाया वो केवल पानी बढ़ाया, दूध हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, दूध हमने कतई नहीं छेड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध क्या है? दूध कांस्टेंट है। दूध क्या है? दूध कांस्टेंट है, दूध स्थिर है, दूध को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा। इसका मतलब जो दूध शुरुआत में था वही सेम दूध बाद वाले मिश्रण में भी होगा, जो दूध पहले वाले मिश्रण में था वही दूध सेम दूध 55 लीटर वाले मिश्रण में भी होगा। दूध हमने छेड़ा नहीं, दूध कांस्टेंट है। क्या मेरी इस बात को आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो समझिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर देखिए, मैंने आपको कहा कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। मैंने इसमें 30 लीटर पानी डाल दिया तो रेशियो 8:15 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो आप मुझे ये बताओ, क्या इस पूरे क्वेश्चन में हमने दूध को छेड़ा? आप कहोगे नहीं, कि हमने तो केवल पानी पानी छेड़ा, कि पानी में मिलावट की, मिलावट जो हुई वो पानी में हुई, हमने तो केवल पानी को मिलाया, दूध तो नहीं छेड़ा। अगर हमने दूध छेड़ा नहीं, इसका मतलब दूध कांस्टेंट है, दूध बिल्कुल कांस्टेंट है, स्थिर है। यानी कि जो दूध पहले वाले मिश्रण में रहा होगा वही दूध, सेम दूध बाद वाले मिश्रण में भी सेम ही दूध रहा होगा। ठीक है, तो समझिए, अगर दूध कांस्टेंट है तो इसका मतलब 4 और 8 ये दोनों बराबर होने चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 4 और 8 बदल लेनी चाहिए, क्योंकि दूध सेम है, कांस्टेंट है, दूध हम छेड़ नहीं रहे। तो 4 और 8 को बराबर करने के लिए दोस्तों ये बताओ, क्या मैं इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि हम ये बात जान चुके हैं कि रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 4 में 2 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 8। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब रेशियो 8 और 10 में अभी भी वही है जो पहले था। 4-5 का रेशियो था पहले, अभी भी 8 और 10 में रेशियो 4-5 की है। लेकिन दूध अब कांस्टेंट हो चुका कि नहीं? दूध को हम छेड़ नहीं रहे। पानी पहले कितना था दोस्तों? आप कहोगे पानी 10 था, अब कितना? 15। पहले पानी 10 था, अब कितना हो गया? आप कहोगे 15 हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमने 5 यूनिट पानी डाला, 5 यूनिट पानी डाला। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं भाई 30 लीटर डाला हमने, 30 लीटर। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 6 लीटर के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 6 लीटर के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट 6 के बराबर है तो आप मुझे बताइए, दूध तो जो पहले था वही दूध बाद में है। इसका मतलब 8 ही दूध पहले था, 8 ही दूध बाद में है। तो 8 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 8 यूनिट की वैल्यू 48 लीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब दूध की जो मात्रा थी शुरुआत में वो 48 थी, बाद में भी 48 ही रहनी है, क्योंकि दूध नहीं चेंज हुआ, केवल चेंज हुआ पानी, पानी में वेरिएशन हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछता कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है तो 10 और 8 18, 18 गुना 6, 18 छिक्का 108 लीटर। अगर क्वेश्चन में पूछता कि प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, 10 छिक्का 60। अगर क्वेश्चन में पूछता अंतिम मात्रा कितनी है मिश्रण की, तो 15 और 8 कितना? 23। तो 23 गुना 6 कर देते हम। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछता कि पानी की अंतिम मात्रा कितनी है तो 15 छिक्का 90, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू निकालते। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझाया दूध और पानी की हेल्प से। तो समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, बॉय और गर्ल्स।
कितना अनुपात है दोस्तों? 3:2। 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाए, 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है? 6:5। तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो बताइए स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? आप मुझे ये बताओ, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लड़कों की जाने की बात की? नहीं। लड़कों की आने की बात की? नहीं। इसका मतलब ना तो लड़के गए और ना ही लड़के आए। इसका मतलब लड़के तो बिल्कुल कांस्टेंट है। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो हम केवल और केवल कांस्टेंट चीज पर फोकस करते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट चीज क्या है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट चीज है लड़के, क्योंकि लड़के न तो आए और न गए, यानी कि स्कूल में लड़के जितने पहले थे उतने ही बाद में रहे होंगे। लड़कों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ये बताओ, अगर लड़कों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लड़के न तो गए और न आए, तो लड़के तो बराबर होने चाहिए थे कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। इस 3 को 6 बनाने के लिए पूरे रेशियो में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 6 और 4 में रेशियो अभी भी कितना है दोस्तों? 3 और 2 का ही है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ, लड़के तो कांस्टेंट हो चुके, लड़कियां पहले कितनी थी? 4 यूनिट। अब लड़कियां कितनी है? 5 यूनिट। तो कितनी लड़कियां और आई? आप कहोगे सर 1 यूनिट लड़कियां और आई। लेकिन क्वेश्चन वाला तो कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन वाला कहता है कि नहीं भाई 6 लड़कियां आई। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़के पहले भी 6 यूनिट थे, बाद में भी 6 यूनिट है। भाई पहले भी 6 यूनिट थे, बाद में भी 6 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी? 36। तो इसका मतलब 36 बॉयज थे पहले और बाद में भी बॉय कितने हैं? 36। क्योंकि जो वेरिएशन हुआ वो केवल लड़कियों की संख्या में हुआ, लड़के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 6 लड़कियों के आने से। लड़के पहले जितने थे उतने लड़के 6 लड़कियों के आने के बाद है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये क्लास वाकई में ही पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मुझे ये बात पता चल जाए कि मेरी वीडियो को कितने लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसा करने से मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा, वरना मेरा मन टूट जाता है कि कोई देख तो रहा नहीं और मैं फालतू में पसीना इतना टाइम वेस्ट करता हूं। ठीक है, तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखकर जरूर बता देना, जरूर जरूर, कंपलसरी है। ठीक है आपके लिए। और हाँ, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं उन बच्चों के साथ भी हूं जो बच्चे पहली बार कंपटीशन के क्षेत्र में, पहली बार कंपटीशन के फील्ड में आए हैं, तो उनको भी मुझे साथ साथ में लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चीजों को पढ़ाता हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा धीरे पढ़ाता हूं तो यूट्यूब पे एक फंक्शन होता है स्पीड का, तो उस स्पीड के फंक्शन में आप जितनी चाहो स्पीड बढ़ा सकते हो, जितनी चाहो आप स्पीड को घटा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए कल हम नए क्वेश्चन से पढ़ेंगे। और कल तक के लिए धन्यवाद, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय।